सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था हमने और मात्रक, विमाओं आदि के बारे में बात की थी और दूरी और विस्थापन की बात कर रहे थे। क्वेश्चन भी किए तो उस पर रिलेटेड। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। आगे बात करते हैं। भाई टॉपिक हमारा जनरल फिजिक्स के बाद गति एवं बल स्टार्ट किया हमने, जिसमें मोशन एंड फोर्स, जिसमें अब तक हम बात कर चुके हैं दूरी विस्थापन की। क्वेश्चन भी दिया था मैंने, उस पर आधारित आपको दूरी कह सकते हैं डिस्टेंस को। दूरी बोले तो डिस्टेंस और विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर एक चीज और देखना, दूरी विस्थापन को ही थोड़ा सा और बता रहा हूं इसके बारे में। यहां देखो, मैं मान लेता हूं एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ये ओ बिंदु, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये इधर 5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है ए, और दूसरी तरफ भी 5 मीटर की दूरी पर ही, ठीक है, 5 मीटर की दूरी कर लेते हैं इससे लगभग। ये बी बिंदु है, ये भी 5 मीटर की दूरी पर ओ से। अब यहां पर देखना, दूरी विस्थापन में और अंतर बता रहा हूं, 2 अंतर आ जाएंगे यहां पर। देखें यहां पर कि ये व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है ओ से पहुंचा ए पर, तो ए बिंदु पर दूरी तो हो जाएगी, दूरी और विस्थापन कितने कितने इनकी बात कर रहा हूं, दूरी तो हो जाएगी 5 मीटर और विस्थापन भी है 5 मीटर। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था, विस्थापन को दिशा के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी सदिश राशि है विस्थापन, इसलिए केवल 5 मीटर से काम नहीं चलेगा। अब यहां पर एक बात याद करो, बचपन में हम जब ग्राफ बनाते थे, ये मूल बिंदु ले लेते थे, इस मूल बिंदु से दाईं ओर की राशियां होती थी धनात्मक, दाईं ओर की राशियां होती थी धनात्मक और बाईं ओर की राशियां होती थी ऋणात्मक। इस बिंदु से ऊपर वाली राशियां होती थी धनात्मक और नीचे वाली राशियां होती थी ऋणात्मक। तो अब यहां पर एक बात सुनो कि ये व्यक्ति ओ से गया ए की ओर, यानी इस ओ को मूल बिंदु मान लेता हूं, तो किस तरफ जा रहा है, दाईं तरफ, और दाईं तरफ वाली राशियां प्लस में दर्शाते, यानी ये प्लस 5 मीटर केवल इस चीज को दर्शा रहा है, ये प्लस, कि ये ओ बिंदु से किस तरफ गया है, दाईं ओर गया है। अब कंटिन्यू में ही चल रहे हैं, ए से वापस यहां पर पहुंचा और वापस पलट कर ये आ गया ओ पर, यानी ए से वापस आ गया ओ पर। तो अब देखो दूरी कितनी हो गई। दूरी की परिभाषा मैंने आपको बताया भी था कि तय किए गए पथ की कुल लंबाई। तो जब ये ओ से जाएगा ए पर तो 5 मीटर हो गए थे, वापस ए से आया ओ पर तो 5 मीटर और चला, यानी अब ये वापस यहां पर पहुंच गया, तो वापस कितने हो गए, टोटल 10 मीटर। अब बारी आती है विस्थापन की। विस्थापन कितना होगा, ये ओ से चला ए पर गया 5 मीटर प्लस 5 मीटर, वापस यहीं पर आ गया इसी बिंदु पर। विस्थापन की परिभाषा मैंने बताई थी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। भाई इसका प्रारंभिक बिंदु यही था ओ, अंतिम बिंदु भी वापस लौट कर यहीं पर आ गया ओ पर, यानी विस्थापन कितना हो गया, 0 हो चुका है। प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही, एंड पॉइंट भी यही, यानी विस्थापन इसका कितना हो गया, 0 हो गया। ये लीजिए 0। गति करती हुई वस्तु का विस्थापन 0 हो सकता है, वो सामने लिखा अपन ने।
अब ये यहीं पर नहीं रुका, ओ पर और चला, ये वापस अब इस तरफ बी की तरफ, बी पर पहुंच जाता है। यानी अब देखो ओ से बी की तरफ जा रहा है, तो दूरी कितनी हो गई, कंटिन्यू चल रहा है। पहले ए से ओ से गया, ए पर 5 मीटर, फिर ए से आया वापस ओ पर 10 मीटर, फिर ओ से जा रहा है बी पर, यानी 5 मीटर और जोड़ लो। टोटल तय किए गए पथ की लंबाई टोटल कितनी हो गई, 15 मीटर। अब मैं आपसे विस्थापन पूछूं तो देखो ओ से आया है बी पर, यानी 5 मीटर तो है इनके बीच की सीधी दूरी, लेकिन अब दिशा व्यक्त करनी है, मुझे दिशा लिखनी है, तो ओ से किस तरफ जा रहा है, बाईं तरफ। तो जब दाईं तरफ गया था तो प्लस लिखा था, अब बाईं तरफ जा रहा है तो क्या लिखता हूं मैं यहां पर, माइनस। ये माइनस केवल यह दर्शा रहा है कि ये मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में या बाईं ओर गया है। ठीक है, तो दूरी हो गई 15, विस्थापन हो गया -5 मीटर, और अब ये वापस इस बी बिंदु से चलकर वापस पहुंच जाता है ओ पर, यानी बी से गया ओ पर, तो दूरी टोटल हो गई 5 मीटर और जोड़ लो, दूरी हो गई 20, विस्थापन वापस कितना हो गया, 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी ओ था, एंड पॉइंट भी ओ है। तो यहां पर दो चीजें सामने निकल कर आ रही है आपके सामने, कि जब वस्तु गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हमेशा देख लो 5, 10, 15, 20, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होती है। जबकि विस्थापन देख लो, धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी यहां पर लिख सकते हैं कि विस्थापन धनात्मक पॉजिटिव, ऋणात्मक नेगेटिव या शून्य 0 हो सकता है। यह ध्यान रखना, अंतर बताने के लिए आपको समझाया है। विस्थापन और दूरी में एक और अंतर आ चुका है कि गति करती हुई वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। एक और चीज यहां पर देखते हैं, यहां पर बस एक पहला केस देख लो, ये जब ओ से ए तक गया था, इसके अलावा जब ये ए पर गया तब यहां पर भी 5 था और यहां पर भी 5 है। यानी दूरी और विस्थापन बराबर। एक बार प्लस को साइड में हटा रहा हूं, एक बार प्लस को हटा रहा हूं, तो देख लो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, यानी दोनों बराबर है। उसके बाद देखो दूरी हुई 10, ये हो गया 0, दूरी हुई 15, ये हो गया 5, माइनस एक बार हटा रहा हूं, दिशा हमें पता है लेफ्ट की ओर गया, दूरी हो गई 20, विस्थापन हो गया 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि दूरी विस्थापन के या तो बराबर हो सकती है या फिर हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी। और इस संबंध को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं कि दूरी या डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू विस्थापन। मैक्सिमम इसके बराबर हो सकती है, कभी भी विस्थापन दूरी से ज्यादा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो ये आपके सामने दूरी और विस्थापन के अंतर आ गए। अब यहीं से हम चाल और वेग की भी बात कर लेते हैं। कल मैंने अदिश और सदिश में चाल को लिखवाया था अदिश में और वेग को लिखाया था सदिश में। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कैसी है, अदिश राशि, तो चाल भी क्या होगी, अदिश राशि। विस्थापन को अगर मैं बात करूं वेग की, तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या कहलाता है, वेलोसिटी या वेग कहलाएगा। चूंकि विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी क्या होगा, सदिश होगा। यानी अगला हमारा जो टॉपिक है, वेग और चाल की बात करते हैं। जैसे दूरी और विस्थापन की बात की, वैसे ही चाल और वेग की बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
चलें आगे बढ़ते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बात करते हैं। अब देखो, एक तरफ मैं लिख रहा हूं चाल स्पीड और दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैं वेग वेलोसिटी। पहले दोनों को डिफाइन कर देते हैं। फॉर्मूला दोनों का हमें पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और दूसरी तरफ आ जाएगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां देखो, दोनों में अंतर देखते हैं। अब कभी भी इस तरह से आपके पास फॉर्मूला आ जाए ना, विस्थापन बटा समय वेग, यानी बटे में कोई भी राशि आ जाए और दूसरी तरफ एक राशि आ जाए, तो इसकी परिभाषा, क्योंकि कईयों ने कहा कि सर हमें फॉर्मूले रटने पड़ेंगे क्या, नहीं, रटना नहीं है। फॉर्मूले को देखकर आप परिभाषा भी बना सकते हो और परिभाषा को देखकर फॉर्मूला बना सकते हो। जब भी इस तरह से आ जाए ना, जैसे कोई भी राशि आ जाए x बराबर a अपॉन बी, कोई भी इस तरह के फॉर्मेट में कोई फॉर्मूला दिख जाए, तो नीचे वाली राशि को कर दो 1। नीचे वाली राशि को अगर मैं 1 कर देता हूं तो x किसके बराबर हो गया, a के बराबर, क्योंकि 1 का भाग किसी में भी दोगे बचेगा a ही बचेगा यहां पर। तो यहां पर ऊपर वाले a को देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय। टाइम को क्या कर दो, 1 कर दो, यानी इकाई सेकेंड में या इकाई समय में या यूनिट टाइम में। जब मैं समय को 1 कर देता हूं तो चाल किसके बराबर हो जाएगी, दूरी के बराबर। तो परिभाषा कैसे दे रहा हूं, सुनना एक एक शब्द को, कि इकाई समय में तय की गई दूरी चाल के बराबर होती है। भाई बटे वाली राशि को अगर 1 कर देते हो तो ये पूरा 1 किसके बराबर हो गया, x के बराबर। तो परिभाषा बनाने के लिए हम समय को क्या कर देंगे, 1 या इकाई कर देंगे, चाल बराबर ये दूरी बटा समय। इसकी परिभाषा मैं कैसे दे दूंगा, देखना कि इकाई समय, यानी नीचे वाले को 1 कर दिया, यूनिट टाइम में, इकाई समय में तय की गई दूरी किसके बराबर हो जाएगी, चाल के बराबर। तय की गई दूरी चाल के बराबर या चाल कहलाती है। भाई नीचे वाली राशि को अगर टाइम को 1 कर दिया तो ये दूरी किसके बराबर हो गई, चाल के बराबर। सेम यहां पर भी इसकी डेफिनेशन ऐसे ही हो जाएगी, टाइम को कर दो 1, यूनिट कर दो, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन किसके बराबर हो जाएगा, वेग के बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं इकाई समय या यूनिट टाइम में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन वेग के बराबर होता है या वेग को दर्शाता है। आ जाओ जल्दी से दोनों के मात्रकों की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या होंगे, मात्रक यूनिट्स क्या होंगी। मात्रक हमेशा फॉर्मूला देखो और मात्रक निकालो। दूरी का मात्रक मीटर बटे में क्या है, समय, सेकंड हो जाएगा। यानी दूरी का मात्रक रख दिया ऊपर, बटे में रख दिया समय का मात्रक यानी सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। सेम का सेम मात्रक इधर भी हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन का मात्रक होता है मीटर बटे में समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। इसका भी मात्रक सेम है, बस अंतर कहां है, इधर क्या है दूरी, दूरी क्या है अदिश, तो ये चाल भी कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि, अदिश राशि हो जाएगी। और उधर बात करें वेग, वेग में देखो विस्थापन क्या है, सदिश है, तो वेग भी क्या हो जाएगी, सदिश राशि, वेक्टर।
आदेश बोले तो स्केलर। एक चीज अभी जस्ट अपन ने सुबह सुबह ही पढ़ी है, क्या कि दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। सीधी सी बात है भाई, ये समय तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 10 मिनट कहोगे, 1 घंटा कहोगे, 10 घंटे कहोगे, 4 दिन कहोगे, 4 साल कहोगे, कभी भी ऐसे तो नहीं कहते ना -10 घंटे या -10 सेकेंड। समय हमेशा पॉजिटिव होता है, समय कभी नेगेटिव नहीं होता। यानी अब इस फॉर्मूले में देखो, दूरी अगर हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो चाल भी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन यहां इस फॉर्मूले में देखो, अगर विस्थापन पॉजिटिव होगा तो वेग भी पॉजिटिव, विस्थापन अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वेग भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर विस्थापन को इसको जीरो कर दूं तो ये पूरी राशि क्या हो जाएगी, जीरो, यानी वेग भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो गति करती हुई वस्तु की चाल भी हमेशा धनात्मक होगी, जबकि उसका वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। लिख लेते हैं, गतिशील वस्तु की चाल हमेशा धनात्मक, चाल हमेशा धनात्मक, पॉजिटिव, जबकि उधर बात करें वेग की तो लिख सकते हैं गतिशील वस्तु का वेग वस्तु का वेग धनात्मक, पॉजिटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है, शून्य हो सकता है। और लास्ट में आ जाएगा आपके दोनों के बीच में संबंध। तो जैसे विस्थापन और दूरी में संबंध निकाला था, वैसे ही वेग और चाल और वेग में संबंध देखेंगे कि चाल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेग। ठीक है, चाल हमेशा वेग से ज्यादा या बराबर हो सकती है, कम कभी नहीं होगी। तो ये हमने बात की हमने बात की जिसमें हमने चाल और वेग के अंतर को भी देख लिया, समझ भी लिया चाल और वेग क्या है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पीड जीरो जब वस्तु गति ही नहीं कर रही, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है, देखो, गतिशील वस्तु की चाल। अगर मैं यहां पर लिख देता ना केवल वस्तु तो गलत होता। मैंने यहां लिख दिया गतिशील वस्तु की चाल कभी जीरो नहीं होती। ठीक है, स्पीड जीरो तब होगी जब वस्तु स्थिर है। बातों को देखा करो, समझा करो, फिर कुछ बोला करो। ठीक है, आगे बात करें। चाल और वेग में हमने अंतर भी देख लिया। स्प्रिंग को अपनी लंबाई पर वापस लौटने पर कौन सा बल, प्रत्यानयन बल लगता है ना, प्रत्यानयन बल लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो, अब हम दूरी, विस्थापन, चाल और वेग की बात कर चुके हैं। अब हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं त्वरण। क्योंकि ये देखो, आगे अभी न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें आएंगी, इसलिए अभी इनको पढ़कर समझ लो। एक्सेलरेशन क्या है कि छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान नहीं देते, और हम क्या होता है कि वो किताबें पढ़ी हुई होती, रटा हुआ रहता है कि चाल जीरो या धनात्मक हो सकती है, लेकिन उसमें आपने ये नहीं पढ़ा कि मैंने यहाँ पर ये लिखा गतिशील वस्तु की चाल हमेशा धनात्मक होगी। अब तो मुझे बताओ, क्या गतिशील वस्तु की चाल जीरो हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। चले आगे बात करते हैं। त्वरण, एक्सीलरेशन क्या है भाई? सीधी सी बात, अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं, अपने कॉमन लैंग्वेज में, तो गाड़ी का जो पिकअप होता है उसे ही त्वरण कहते हैं।
एक्सीलरेटर होता है जिससे हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं, वो ही एक्सीलरेशन, वहीं से शब्द आया ही। कैसे? अब देखो, दोनों चीजों को समझना कि किस तरह से पिकअप या ये जो त्वरण, भाई हिंदी में या फिजिक्स में हम जब बात करेंगे त्वरण ही कहेंगे, बाकी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको वही पिकअप कह सकते हैं। मैं आपको दो गाड़ियों के उदाहरण दे रहा हूं, ए कार और बी है ट्रक। दोनों स्थिर अवस्था में है, यानी स्टार्टिंग में अब देखना कुछ कुछ चीजें सीख जाओ। t बराबर 0, t बराबर 0 कहने का मतलब क्या है? बिल्कुल प्रारंभ में ये कार भी रुकी हुई थी, यानी कार का वेग 0 था, और ये ट्रक भी रुका हुआ था। vc कर देता हूं, v कार, और ये vt यानी v ट्रक, ये भी रुका हुआ है, इसका वेग भी 0। कुछ समय के बाद मैं देखता हूं कार चलना प्रारंभ करती है और इसका वेग हो जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया, मीटर पर सेकंड में नहीं दिखाकर मैं किस में दिखा रहा हूं? किलोमीटर प्रति घंटा में। कुछ समय बाद कार ने चलना प्रारंभ किया और थोड़ी देर में इसका वेग कितना हो गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रक भी चलना स्टार्ट करता है, ट्रक का भी वेग हो जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक बात आप भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लेना, कार को 80 किलोमीटर पहुंचने में जितना टाइम लगा और ट्रक को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ने में जितना टाइम लगा, क्या वो दोनों टाइम बराबर होंगे? क्या बराबर नहीं होते। देखो, दोनों के वेग में परिवर्तन 0 से 80 हुआ है, इसका भी 0 से 80 हुआ है, लेकिन दोनों को ये 80 की स्पीड पकड़ने में जो टाइम लगा वो दोनों का अलग है। यानी जो ट्रक को टाइम लगा वो ज्यादा है, जबकि कार को जितना टाइम लगेगा वो क्या है? कम है। यानी कार बहुत जल्दी 80 की स्पीड पकड़ लेगी, ट्रक 80 तक पहुंचेगा तो सही, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा ले लेता है। यानी कहने का मतलब, न केवल हमें वेग में परिवर्तन देखना है, बल्कि उसमें जितना समय लगा है वो भी देखना है। कार का पिकअप अच्छा था, कार फटाक से वहां तक पहुंच गई 80 तक, 80 की स्पीड तुरंत पकड़ ली 10 सेकेंड के अंदर अंदर। लेकिन ट्रक को ये 80 की स्पीड पहुंचते पहुंचते धीरे 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 पहुंचेगा, एकदम से तो तेज भागेगा नहीं, कार जितना तेज तो नहीं भाग सकता। तो यहां पर त्वरण की जब मैं बात करता हूं तो मेरे सामने दो चीजें आती है, एक तो वेग में परिवर्तन, और ये जो वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी हुआ है, ये कितने समय में, यानी टाइम कितना लगा, ये भी होता है। और ये फॉर्मूला आ जाता है आपके सामने त्वरण का। अब सेम वही देखो, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। अब त्वरण को मुझे परिभाषित कैसे करना है? ये समय को कर दूं 1, यानी वापस सुनना, अब देखो मेरे हाथ की मूवमेंट्स देखते रहना। इकाई समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन त्वरण के बराबर होता है या त्वरण को दर्शाता है। इकाई समय में वेग में परिवर्तन वस्तु में त्वरण को दर्शाता है, और जब बटे में समय आ जाता है तो इसे दर के रूप में भी परिभाषित करते हैं। कैसे? सुनना, एक और परिभाषा दे रहा हूं। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है, और यहीं से मुझे जल्दी से त्वरण का मात्रक बता दो, जो मैंने कल भी बताया था आपको। यहां पर देखो, पहले कार का वेग कितना था? 0 मीटर प्रति सेकेंड, या 0 किलोमीटर प्रति घंटा भी कह सकता हूं। यहां पर जाते जाते 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जब हम इसको व्यक्त करते हैं MKS में, तो किलोमीटर की जगह मीटर और घंटे की जगह सेकेंड। यानी यहां पर एक बात देखो, वस्तु के वेग में परिवर्तन का मात्रक वही होता है जो वेग में परिवर्तन का मात्रक होगा, यानी ऊपर रख देता हूं मीटर प्रति सेकेंड, बटे में समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड और सेकेंड गुणा हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाता है। ये त्वरण का मात्रक आ गया, त्वरण की परिभाषा आ गई, त्वरण का सूत्र आ गया। अब आप मुझे त्वरण की विमा बता दो।
विमा कैसे निकालनी है आप साथ साथ निकालते रहना, मैं इधर बता देता हूं। विमा को किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं? MLT के रूप में। वो देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, मीटर और बटे में सेकंड का स्क्वायर। इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, मीटर गुणा सेकंड की घात -2। भाई बटे में जब राशियां होती है ऊपर ले जाऊं तो घात क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो यहां पर देखो मीटर यानी जो L है इसकी घात तो हो गई 1, किलोग्राम है नहीं इसकी कर दी 0, T यानी सेकंड की घात है -2, तो L1 T -2 ये इसकी विमा भी हो जाएगी। रटना नहीं है, चीजों को समझ के करो, लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। रटोगे 2 दिन के अंदर भूल जाओगे। वापिस बता रहा हूं, देख लो। त्वरण क्या है? वस्तु के वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में कितना परिवर्तन हुआ ऊपर रखो, समय कितना लगा वो नीचे रखो। अच्छा अब यहां पर देखो, मैंने आपको बताया कार और ट्रक। ट्रक को समय ज्यादा लगेगा यानी ट्रक का समय ज्यादा है, तो ट्रक का त्वरण क्या होगा? कम होगा। फॉर्मूले से भी देख सकते हो भाई, सीधी सी बात है। जब दो राशियां आपके सामने इस तरह से हो ना, ए समानुपाती बी यानी बी ज्यादा तो ए भी ज्यादा, ये समानुपाती का निशान, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर राशियां इस तरह से हो बटे में, तो एक जब ये बटे वाली राशि बढ़ेगी तो ये ऊपर वाली राशि घटती है। तो त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन बटा समय। जिसको समय ज्यादा लगेगा, देखो कैसा बटे में संबंध है त्वरण और समय का, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। जिसको समय ज्यादा लगेगा यानी ट्रक को समय ज्यादा लगा, ट्रक का समय ज्यादा था, अतः ट्रक का त्वरण भी क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि ये बटे में राशियां हैं, समय ज्यादा तो त्वरण क्या होगा? कम होगा। कार के लिए क्या था? कार को समय कम लगा 80 की स्पीड पकड़ने में, अतः कार का त्वरण क्या है? ज्यादा है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें वापिस एक बार बता देता हूं, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। त्वरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? वेग में परिवर्तन बटा समय, या इकाई समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। उल्टे तरीके से भी बोल सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। मात्रक क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विमा क्या आ गई? L1 T -2। कैसे आई ये मैंने आपको निकाल कर बता दिया। रटना मत, क्योंकि खूब सारी विमाएं आएगी, रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर। इसलिए समझ लिया करो, थोड़ा समझने में 5 मिनट लगेंगे, लेकिन बाद में हमेशा के लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। और फिर त्वरण को हमने देख भी लिया कि इन दोनों में से जिस वस्तु को भाई समय ज्यादा लग रहा है उसका त्वरण क्या है? कम है, और जिसको समय कम लगेगा उसका त्वरण यानी पिकअप क्या है? अधिक है। ठीक है, तो ये जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। त्वरण आपके सामने है, LT -2। वेरी गुड, कईयों ने बताया है, आंसर भी दिया है। कम से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आएगा और कम से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आएगा। क्या हुआ ये भाई? कहना क्या चाहते हो? ठीक है भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इस सेकंड को ऊपर ले जाऊंगा तो घात प्लस की माइनस हो जाती, और अगर माइनस होती तो वो प्लस हो जाती। तो यहां पर प्लस है तो ऊपर गया -2। यहां पर देखो ये m किसको दर्शाता है? किलोग्राम को। कहीं पर भी इस फॉर्मूले में या इस मात्रक में कहीं भी आपको किलोग्राम दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, तो m की घात क्या कर दी? 0 कर दी। L लंबाई यानी मीटर को दर्शाएगा। ये मीटर की घात कितनी आ रही है? कुछ नहीं है ऊपर, यानी घात 1 हो गई, ये रख दिया घात 1। T सेकंड को दर्शा रहा है, सेकंड की घात कितनी है? -2, ये मैंने रख दिया -2। तो L1 T -2, m 0 यानी ये हटा दो फिर। ठीक है, आगे बात करें। तो एक बार थोड़ा सा विमा और भी मैं बताता रहूंगा। अभी विमा वापस मैं और बात और भी बताता रहूंगा। आगे भी जैसे जैसे विमा आएंगी, विमा निकालना मैं आपको बार बार सिखाऊंगा। मैंने खुद ने कहा आपको, एक बार में चीजें एक बार में समझ में नहीं आती तो उसको रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें। विमा, अभी संवेग आ रहा है, आगे संवेग में वापस बताता हूं मैं।
तो त्वरण को मैं परिभाषित कर सकता हूं कैसे? त्वरण की परिभाषा देख लो। त्वरण ए से दर्शाते, स्मॉल ए से दर्शाते, बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। अभी विमा और मैं दूसरे की समझाऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन बटा समय परिभाषा दे सकते हैं कि वस्तु के, या लिख सकते हैं इकाई समय, यूनिट टाइम। तरीका वही, समय को क्या कर दिया हमने? एक कर दिया। तो वेग में परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा? त्वरण के बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं इकाई समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। या इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, या वेग में परिवर्तन की दर बटे में समय हो तो उसे दर के रूप में व्यक्त करते हैं। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। मात्रक मैंने बता दिया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक और बात, त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्योंकि देखो ऊपर क्या है? वेग में परिवर्तन है, चाल में परिवर्तन नहीं है। वेग सदिश राशि है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी त्वरण सदिश राशि है। सदिश राशि, सदिश राशि है। त्वरण का मात्रक पीछे लिखाई दिया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विमा भी लिखवा दी। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे संवेग की विमा और निकाल के बताते हैं। चलो m इसमें नहीं था, देखो m इसके फॉर्मूले में नहीं था, इसलिए हमने वहां से m हटा दिया। बाकी अब देखना संवेग में अभी आएगा, m आएगा। ठीक है, बाकी mLT कई फॉर्मूलों में तो आता ही है ना, m किलोग्राम आता, लेकिन इस त्वरण के फॉर्मूले में नहीं था, इसलिए हमने वहां से m हटा दिया। देख लो फाइनल जो इसकी विमा मैंने लिखी L1T-2, यहां से m हटा दिया। ठीक है, आगे बात करें, फिर चलें आगे बात करते हैं। त्वरण के बाद एक और राशि आती है संवेग। संवेग, मोमेंटम, पहले हमने वेग पढ़ा, अब पढ़ा रहा हूं संवेग, मोमेंटम। P से दर्शाते हैं इसको, P। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। परिभाषा कैसे दे सकते हैं? देख सुनो, m तो है वस्तु का द्रव्यमान यानी वजन, और v है वस्तु का वेग। वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। अगर कोई वस्तु स्थिर है, जैसे मैं अभी स्थिर हूं, मैं गति नहीं कर रहा, मेरा वेग क्या हो गया? 0 हो गया, यानी यहां पर ये 0 रखते ही पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी संवेग क्या हो जाएगा? 0। तो संवेग की बात हम हमेशा गतिशील वस्तुओं के लिए ही करते हैं। अब कोई वस्तु गतिशील है, उसका वेग कितना है? v, उसका द्रव्यमान m, गुणा कर दो द्रव्यमान और वेग को, वस्तु का संवेग आपको प्राप्त हो जाता है। और ये दूसरे नियम में, गति के दूसरे नियम में हम बात भी करेंगे इस संवेग की वापस, इसलिए यहीं पर पढ़ा रहा हूं। तो परिभाषा कैसे दे सकते हैं? सीधा सा देखो, फॉर्मूला देखो और परिभाषा निकाल लो। वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल किसके बराबर होता है? संवेग के बराबर। लिख लेते हैं, वस्तु के द्रव्यमान m, मास, द्रव्यमान बोले तो मास, तथा वेग v का गुणनफल संवेग, मोमेंटम कहलाता है। संवेग या मोमेंटम कहलाता है। अच्छा, जल्दी से एक बात कर लेते हैं, और संवेग की बात आई गई है तो संवेग का मात्रक
अब आप बताएंगे संवेग का मात्रक क्या होगा। मात्रक की जगह मैं यहां खाली छोड़ रहा हूं, आपके आंसर देखने के बाद बताऊंगा। संवेग सदिश राशि है, स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। संवेग सदिश राशि है और विमा की भी बात कर लेंगे, विमा या डायमेंशन। मैं केवल इतना लिखकर छोड़ रहा हूं, एम, एल और टी, इन पर घातें कितनी आएंगी वो आप बता सकते हैं। अच्छा, मात्रक आप में से कईयों ने लिखना चालू किया है, किलोग्राम मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। चलो ठीक है, जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो संवेग का हमेशा देखो फॉर्मूला देखा क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में, ये रख दिया मैंने किलोग्राम, इनटू गुणा वेग। वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये पूरा मात्रक आ गया आपके पास। फॉर्मूला देखा, मात्रक लिखा। मैंने कहा ना आपको तीन भी चीजें याद रखोगे ना, एम के एस, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, तो भी काम चल जाएगा, चल रहा है, अब तक तो चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर मात्रक मैं लिख सकता हूं, वापस बता रहा हूं, द्रव्यमान, द्रव्यमान का आ गया किलोग्राम, गुणा वेग, वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड, ये लो आ गया। अब यहां पर इसी मात्रक से ही विमा निकालते हैं। देखो इसको क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, किलोग्राम गुणा मीटर गुणा, अब देखो सेकंड को अगर मैं बटे से ऊपर ले जाऊं तो घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, सेकंड की घात -1। जब इस पर कुछ घात नहीं लिख रखी है तो इसे अपन क्या कहते हैं, घात 1 कहते हैं। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं गुणे में तो घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो अब देखो किलोग्राम यानी एम, एम पर कुछ नहीं है यानी घात क्या हो गई, 1। मीटर एल, मीटर पर कुछ नहीं है यानी घात क्या हो गई, 1। सेकंड पर घात क्या है, -1 यानी टी पर घात क्या लगा दी, -1। कर सकते हैं, अरे भाई कर सकते हैं ना। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में भी वो p²/2m आ जाएगा, आगे करवा दूंगा, क्वेश्चन ही करवा दूंगा उसके। ठीक है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी p²/2m हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बता दूंगा। ठीक है, चलें आगे बात करें, ये क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ, विमा क्लियर है कि नहीं है। m1 l1 t -1 हो जाएगा भाई। वेग का क्या होता है, सेकंड है ना, सेकंड ऊपर गया तो घात -1 हो जाएगी, -2 क्यों लिख रहे हो भाई, m1 l1 t -1, क्लियर है। मोमेंटम होता क्या है एक्चुअली, ये पूछ रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। अगर मैं बात करूं, आपसे कोई साइकिल आकर टकराई, मान लीजिए साइकिल आकर टकराई, और उसी वेग से, भाई जिस वेग से साइकिल आकर आपसे टकराई उसी वेग से ट्रक आकर टकराए तो ज्यादा डैमेज कौन करेगा। दोनों का वेग तो समान था, दोनों समान वेग से आकर आपसे टकराए, एक बार साइकिल टकराई और एक बार ट्रक टकराया, तो ज्यादा डैमेज कौन कर रहा है, ट्रक करेगा। क्यों, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा था और द्रव्यमान ज्यादा होने से उसका संवेग भी ज्यादा। नॉर्मली जब संवेग की हम बात करते हैं, जब भी कोई दो वस्तुएं आपस में संपर्क में रहकर गति कर रही हैं या टक्कर के दौरान, इस संवेग की बात करते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं ना, अब तो क्लियर है ना। अब तो विमा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, और भी आगे आएंगे, अभी तो और भी राशि आएंगी, सबकी मैं इस तरह से निकाल कर बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है, तो चलो आगे चलते हैं। अब संवेग की बात कर चुके हैं, त्वरण की कर चुके हैं, वेग, विस्थापन, चाल और दूरी की बात कर चुके हैं। यानी अब आपको गति के नियम पढ़ने का जो मसाला चाहिए था, अब वो सारा आपके पास है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं गति के नियमों की। गति के नियम कमोबेश सबको पता होते, 3 नियम है, न्यूटन ने दिए थे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि भाई साइंस से डरते क्यों हो, चीजों को फिर कह रहा हूं अपनी लाइफ से जोड़कर पढ़ा करो, कभी भी साइंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
मैं तो ये कहता हूं और अभी प्रूव करके भी दिखा दूंगा कि एक जो छोटा बच्चा जो कभी स्कूल ही नहीं गया वो भी गति के नियमों की पालना करता है। फिर यानी साइंस तो हमारे खून में है। कैसे? देखो, पहला नियम गति का क्या कहता है? जड़त्व का नियम, कि वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। जो वस्तु जैसी है वैसे ही बने रहना चाहती है। आप में से कईयों ने कोचिंग भी ज्वाइन की होगी। अभी तो चलो कोचिंग वगैरह बंद है, ऑफलाइन क्लासेस बंद है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आप में से भी ज्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, वो जो कोने वाली सीट होती है ना, वो लेना प्रेफर करते। अब कई जने कोने पर जाकर पहले बैठ जाते, बाकी पूरी बेंच खाली, लेकिन कोने पे जाकर बैठ गए। अब कोई दूसरा स्टूडेंट आया, नया स्टूडेंट, वो भी कोने पर बैठना चाहता है, तो वो उसको कहता है कि भैया थोड़ा सा अंदर खिसक जाओ, मैं ही बैठ जाऊं। तो वो अगले वाले भैया क्या होते, बहुत सियाने होते, वो उठते हैं, जगह देते और कहते आ जाओ, अंदर आ जाओ, और वापस अपनी उसी जगह पर आकर बैठ जाते। कोना कोई नहीं छोड़ना चाहता, यानी वो जो व्यक्ति जिस जगह पर था उसी जगह पर टिके रहना चाहता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यही तो जड़त्व है भाई। सीधी सी परिभाषा, पहला नियम क्या कह रहा है कि अगर वस्तु गतिशील है तो गतिशील बने रहना चाहेगी, अगर वस्तु रुकी हुई है, स्थिर है, तो स्थिर ही रहना चाहेगी, और अगर वस्तु किसी निश्चित दिशा में जा रही है तो उस निश्चित दिशा में बने रहना चाहती है। कैसे? देखना, छोटे बच्चे भी जड़त्व के नियम का कैसे पालन करते हैं अभी बताता हूं। देखो, आजकल तो फिर भी वो वीडियो गेम वगैरह आ गए, पबजी वगैरह आ गए, अदरवाइज क्या होता है कि बच्चे, भाई हम भी जब छोटे थे तो वो लुका छिपी और वो जैसे मारदड़ी संतोलिया वगैरह खेलते थे। अब आजकल तो वो वीडियो गेम से ही ऊपर नहीं आते, तो बाहर आउटडोर गेम्स क्या खेलेंगे। खैर, जो भी, जब बच्चे, आप में से भी कईयों ने खुद ने भी किया होगा और किसी को देखा भी होगा, बच्चों को जब भी खेलना होता है तो उस दौरान कई बार वो गाड़ी खुद ही बन जाते, ये स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं और मुंह से आवाज निकालते रहते, ऐसे निकालते रहते, और जब गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होती है तो आवाज और बढ़ा लेते, और तेज करने लग जाते। और फिर देखो कि कई बार वो तेज गाड़ी चलाते हुए अचानक अपनी गाड़ी को मोड़ने का एक्शन करते हैं और खुद दूसरी दिशा में चले जाते, यानी वो गाड़ी को मोड़ता है, करता हुआ खुद दूसरी तरफ आ गया। पहले नियम का पालन किया उसने, क्योंकि पहला नियम कहता है, जड़त्व का नियम, दिशा का नियम, कि अगर कोई बस सीधी जा रही है, अचानक मोड़ आ जाता है, और तेज गति में जब उस बस को मोड़ते हैं तो अंदर बैठे यात्री मोड़ के विपरीत दिशा में झुक जाते हैं। जड़त्व का नियम ही यही है। क्या वो बच्चा न्यूटन को जानता है? क्या वो बच्चा स्कूल गया? नहीं, लेकिन उसने गति के नियमों को पालन किया है। तीसरा नियम जो कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बच्चे जब बंदूक वगैरह नहीं होती या बंदूक अगर हो भी जाती है तो ये देखो, ऐसे बंदूक को छोड़ते हैं, नीचे हाथ का सपोर्ट रखते हैं। साइंस तो खून में है। अब वो जब चलाता है गोली, अब गोली तो है नहीं, मुंह से ही आवाज निकालता है, धड़ 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 आवाज निकालता है, और जब वो आवाज निकालता है ये धड़ 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 खुद भी हिलता रहता है। तीसरे नियम का पालन कर रहा है वो। क्रिया यानी जब बंदूक छोड़ी, गोली छोड़ी, तब प्रतिक्रिया यानी पीछे की ओर झटका लगता है, वो झटका भी उस बच्चे को लग रहा है। क्या वो बच्चा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ चुका है? क्या नहीं पढ़ चुका? साइंस तो खून में है। तो ये सारी बातें जो है, यहां तक कि मैं कह रहा हूं ना, उस छोटे बच्चे को जो कभी स्कूल भी नहीं गया, उसको अगर आप कहोगे ना कि सड़क पर कूदना पसंद करेगा या मिट्टी में, वो मिट्टी में कूदना पसंद करेगा, क्योंकि उसे पता है मिट्टी में चोट कम लगेगी। यहां पर वो गति के दूसरे नियम का पालन कर रहा है। यानी खून में है साइंस, साइंस से डरा मत करो। प्रैक्टिकल लाइफ से ही सारे उदाहरण निकाल कर लाऊंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप देखते हैं वो ही सारे उदाहरण हम यहां लिखेंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अब अगला क्वेश्चन आता है आपकी तरफ से कि सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये बता दो। नियम का उदाहरण देकर पूछ लेंगे ये कौन सा नियम है, या किसी नियम का देकर 4 उदाहरण दे दिए कि कौन सा उदाहरण इस नियम को दर्शाता है। बाकी यहां इनको जो पढ़ा अपन ने, संवेग, त्वरण, इनमें से हर चीज पे क्वेश्चन बनता है। राशि कैसी है, सदिश है, अदिश है, विमा क्या है, मात्रक क्या है, और तो और फॉर्मूला पूछ सकते। क्वेश्चन हर एक जगह से बनेगा, रटना नहीं है बस। ठीक है, आगे बात करते हैं।
तो संवेग को हमने देखा, मोमेंटम। अब आगे मैं बात कर रहा हूं गति के नियमों की। गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। लॉज ऑफ मोशन लिख सकते हैं कि आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों के बारे में बताया। कौन कौन से नियम हैं, एक एक करके बात करते हैं। गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वस्तुएं ये विरोध, जड़त्व, इनर्शिया, अतः इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अतः इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब यहां पर एक बात सुनना, एक नया शब्द आ गया, जड़त्व, इनर्शिया। एक बात इतनी सी ध्यान रख लेना, जिसका वजन ज्यादा ना उसका जड़त्व भी ज्यादा। यानी जिसका जड़त्व ज्यादा होगा उसकी स्थिति में आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, अगर मैं आपको एक पानी से 1000 लीटर की वो सिंटेक्स वाली टंकी आती है ना, हल्की होती है, अगर मैं वो 1000 लीटर वाली टंकी आपको कह दूं कि इसको धक्का दो, आप धक्का दे दोगे, आसानी से सरका दोगे, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दोगे। लेकिन अब उसी टंकी में मैं पानी भर देता हूं 1000 लीटर और अब आपको कहता हूं कि इसको धक्का देके खिसकाओ, आप नहीं खिसका सकते, क्योंकि अब उसका द्रव्यमान बढ़ चुका है, अब उसका वजन बढ़ चुका है, और वजन बढ़ गया तो इसका जड़त्व भी क्या हो गया, अब ज्यादा हो गया है। तो सीधी सी बात है, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी ज्यादा, और जब जड़त्व ज्यादा होता है तो उस वस्तु को आप आसानी से हिला नहीं सकते, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते हो आप। आपके सामने ट्रक आ रहा है गति करता हुआ, बहुत बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है, और आपके सामने साइकिल भी उसी वेग से आ रही है, तो आप ट्रक को आसानी से रोक पाओगे या साइकिल को? साइकिल को रोक पाओगे, क्योंकि साइकिल का वजन कम है तो उसका जड़त्व भी कम है, उसकी स्थिति में आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन जड़, अगर हम बात करें जड़त्व की, तो ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा, इसलिए उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। ट्रक को नहीं रोक पाओगे आप, बाहुबली फिल्मों में ही होते हैं, जिंदगी में नहीं होते। तो इसलिए आप भी कोई बाहुबली नहीं हो, उस ट्रक को नहीं रोक पाओगे। हां, साइकिल आ रही थी तो साइकिल को शायद रोक सकते थे। सीधी सी बात है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा, वजन ज्यादा, उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, उसकी स्थिति में आप आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते। और भी समझने के लिए, एक व्यक्ति 150 किलो का और इसके सामने एक व्यक्ति केवल 20 किलो का, दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगा रहे हैं, तो ये बेचारा छोटा वाला, यानी ये 20 किलो वाला व्यक्ति इस 150 किलो वाले व्यक्ति को धक्का देना चाहेगा, गति नहीं करेगा, 150 वाला पड़ा रहेगा अपनी जगह पर। लेकिन ये 150 किलो वाला व्यक्ति इस 20 किलो वाले व्यक्ति को यहां से गर्दन से पकड़कर ऐसे 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 करके मचका देगा पूरा। यानी हल्का था तो जड़त्व भी कम था, आसानी से उसको इधर उधर मचका दिया। लेकिन जिसका द्रव्यमान ज्यादा, 150 किलो, जड़त्व भी ज्यादा, आसानी से गति नहीं कर पाएगा, अपनी जड़त्व को बनाए रखेगा। तो ये जड़त्व सीधा सीधा किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी ज्यादा। तो लिख सकता हूं एक लाइन,
जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व इनर्शिया भी ज्यादा। और लास्ट में हम इसके उदाहरण लिख लेते हैं। अब ये जड़त्व भी तीन प्रकार का होता है, स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशीलता का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व यानी स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहिए। गतिशीलता जड़त्व यानी वस्तु गतिशील है तो गति को बनाए रखने की कोशिश करेगी। और तीसरा है दिशा का जड़त्व, यानी अगर वस्तु किसी निश्चित दिशा में जा रही है तो उसी दिशा में गति करना चाहेगी। इसीलिए तो वह बस को अचानक मोड़ा मोड़ पर तो उसमें बैठे यात्री अभी भी सीधा ही रहना चाहते थे, इसलिए बस तो मुड़ती है लेकिन हमारे ऊपर बाहर की तरफ एक बल लगता है। और यह क्यों लगा? इस जड़त्व के कारण। तो लिख लेते हैं जड़त्व के पहला जो ये नियम है इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। तीन प्रकार के जड़त्व लिखकर। स्थिर अवस्था का जड़त्व यानी स्थिर वस्तुएं स्थिर अवस्था में ही बने रहना चाहती है। स्थिर अवस्था का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उदाहरण देखो, समझ में आ जाएगा। और स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहेगी। रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। पड़े हो तो आपको भी उठने का मन नहीं करता, और सर्दियों का टाइम आ गया तो अब और भी मन नहीं करता। सर्दियों में हमारा जड़त्व बढ़ जाता है, क्योंकि अब आप जैसे रजाई में घुसे हुए सुबह अलार्म बजती है तो ठीक है क्लास लेने के लिए उठ जाते हैं, अदरवाइज पड़े ही रहते हैं। ठीक है, तो स्थिर अवस्था का जड़त्व, इसका उदाहरण दे रहा हूं, देखना कि घोड़े के अचानक दौड़ने पर उस पर बैठे यात्री का या घुड़सवार का पीछे की ओर झुक जाना। क्या हो रहा है इसमें? देखो, व्यक्ति बैठा था घोड़े पर। आप में से भी कई जने बैठ चुके होंगे और कई जने कोई बात नहीं बैठ जाएंगे, आने वाला टाइम जब प्रॉपर टाइम आएगा तब बैठ भी जाओगे घोड़े पर भी। तो घोड़े पर बैठते हैं तो भाई वो तो भाई घोड़ा ही है, जानवर ही है, वो आपके भावनाओं को थोड़ी समझेगा। उसका तो जब मन होगा वो दौड़ेगा, जब मन होगा वो रुक जाएगा। तो आप ऐसे घोड़े पर बैठे हो, तो घोड़े पर बैठे तो हमारे जो शरीर का निचला भाग यानी जो पैर है वो घोड़े के कांटेक्ट में है, घोड़े के संपर्क में। अचानक घोड़े को पता नहीं क्या सूझी कि घोड़ा अचानक दौड़ा। तो घोड़ा दौड़ा तो जो भाग घोड़े के शरीर के संपर्क में था यानी जो हमारे पैर थे वो तो घोड़े के साथ गतिशील हो लिए। ये ऊपर वाला जो धड़ था हमारा, ऊपर वाला जो शरीर का हिस्सा था वह अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहता था, यानी वो चाहता था मैं तो यहीं रहूं। पैर आगे चल गए तो ये पीछे ऊपर वाला भाग नीचे की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। तो घुड़सवार पीछे की ओर झुक जाता है और कई बार तो गिर ही जाता है। कारण क्या था? स्थिर अवस्था का जड़त्व। ये पहला नियम देखते भी हैं। चलो, और अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, कंबल रजाई निकाली होगी। तो रजाई और कंबल क्या होती है? मोटी होती है, आसानी से धो तो सकते नहीं, तो क्या करते हैं, एक डोरी पर लटकाते, फिर एक लेते हैं डंडा और कूटना चालू करते हैं। तो जब डंडे से अचानक उस कंबल पर आप मारते हो तो क्या देखते हो? धूल के कण बाहर आ गए। एक्चुअली हुआ क्या इसमें, ये देखो, ये आपकी कंबल, इस कंबल के अंदर धूल मिट्टी के कण है। जब आपने अचानक डंडे से मारा तो क्या हुआ? कंबल तो आगे चली गई, लेकिन उसके अंदर जो धूल मिट्टी के कण थे वो अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे जड़त्व के कारण। इसलिए वो धूल मिट्टी के कण तो वहीं रह गए और कंबल उनको छोड़कर आगे चली गई। और ये आपको क्या लगता है कि ये धूल मिट्टी के कण बाहर आ गए? एक्चुअली वो धूल मिट्टी के कण बाहर नहीं आए हैं, आपने कंबल को आगे धक्का दे दिया, वो बेचारे पीछे ही रह गए। तो धूल मिट्टी के कणों का इस तरह से बाहर आना ये भी इस स्थिर अवस्था के जड़त्व को दर्शाता है।
डेली नहाते हो अगर, तो अगर इसलिए क्योंकि अब आपके में ठंड वगैरह बढ़ गई है, कई जने नहीं नहाएंगे डेली, लेकिन जब डेली नहाते हैं तो क्या करते हैं हम, बाल अगर जैसे गीले हो गए तो बालों को इस तरह से झटका देते हैं। झटका देने से क्या होता है, पानी की बूंदें बाहर आती है। या आपने कपड़े धोए हैं, कपड़े गीले कपड़े को ऐसे बिल्कुल निचोड़ दिया पूरा जोर लगाकर, अब भी क्या करते हैं उसको सीधा करते हैं और ऐसा झटका देते हैं। अचानक से जब कपड़े को झटका देते हो तो उसमें से पानी की बूंदें बाहर आ जाती है। हुआ क्या, वही कंबल और धूल के मिट्टी के कणों वाला ये एग्जाम्पल आ गया। वो गीला कपड़ा तो आगे चला गया, लेकिन अंदर जो पानी की बूंदें थी वो जड़त्व के कारण वहीं बने रहना चाहती थी, इसलिए आपको बाहर आई हुई प्रतीत होती है। बाकी हुआ क्या है, एक्चुअली कपड़ा आगे चला गया। अब उसी कपड़े को ऐसे धीरे धीरे हिलाओ डुलाओ तो वो छींटे बाहर आएंगे क्या? तब नहीं आएंगे। जोर से झटका देते हो अचानक, तब बाहर आते हैं। यहां पर भी अचानक घोड़ा दौड़ा तब वो पीछे गिरा। धीरे धीरे होता तो ये न तो घुड़सवार गिरता, ना आपके कपड़े में से पानी की बूंदें बाहर आती, अचानक। तो ध्यान रखना, हमेशा इसके एग्जाम्पल को पहचानने का तरीका बताया मैंने। दो वस्तुएं जब संपर्क में रहकर एक वस्तु की गति में या स्थिर अवस्था में अचानक परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव दूसरी पर पड़ता है। स्थिर अवस्था का जड़त्व, इसके बाद मैं आगे बात करता हूं एक और जड़त्व, गतिशीलता का जड़त्व। यानी गतिशील वस्तु अपनी गतिशील अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती है। गतिशील अवस्था का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें बात करते हैं कि इसका भी उदाहरण ही दे लेते कि तेज गति से चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुक जाना, उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना। ये उदाहरण हमने लिख लिए और लास्ट में तीसरा जड़त्व हो जाता है दिशा का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है ना, उसी दिशा में बने रहना चाहती है। तो इसका उदाहरण भी लिख लेते हैं, एग्जाम्पल। तेज गति से चलते वाहन को अचानक मोड़ने पर वाहन में बैठे यात्री का मोड़ की विपरीत दिशा में झुकना। प्रथम नियम की बात पूरी की हमने, ठीक है। एक बार जो स्क्रीनशॉट रह गए थे आपके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कहा ना, उदाहरण ये जो चाहे ट्रेन की बात करें चाहे किसी और की बात करें, उदाहरण हजारों हो सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उदाहरण हजारों हो सकते हैं, बस पहचानना ये अब आपका काम है। ठीक है, तो पहला नियम हमने पढ़ लिया। दूसरे और तीसरे नियम की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, साथ साथ पढ़ते रहना। फिर कह रहा हूँ फिजिक्स, ये मत सोचना कि यार एक बार पढ़ लूँ या एक बार कोर्स हो जाए फिर पढ़ूंगा, साथ साथ पढ़ते रहना, नहीं तो अदरवाइज भूल जाओगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।